प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में हम अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित संपत्ति संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि प्लेटो ने संपत्ति के संबंध में विचार करते हुए इसे संरक्षक वर्ग के लिए निषिद्ध घोषित किया था और संपत्ति को वह एक ऐसे साधन के रूप में देखता है कि इसके कारण इसके लालच में पड़ कर के शासक भ्रष्ट न हो जाए, इसलिए वह संपत्ति से संरक्षक वर्ग को दूर कर देता है। लेकिन अरस्तु प्लेटो के इस सिद्धांत के विरुद्ध व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए वैयक्तिक संपत्ति को जरूरी मानता है तथा हर दृष्टि से उसका समर्थन करता है। संपत्ति की परिभाषा करते हुए वह कहता है कि संपत्ति उन साधनों के समूह का नाम है जिनका उपयोग परिवार तथा राज्य में होता है। राज्य और व्यक्ति दोनों की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए संपत्ति जरूरी है। संपत्ति के होने पर ही एक व्यक्ति अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने में तथा अपने जीवन को सभ्य और सुसंस्कृत जीवन बनाने में समर्थ हो पाता है। संपत्ति से ही वह अपनी भूख शांत करने के लिए, अन्न तन ढकने के लिए कपड़ा और सिर ढकने के लिए छत की व्यवस्था कर पाता है। इस तरह से अरस्तु संपत्ति को एक प्राकृतिक वस्तु मानता है जिसकी आवश्यकता मनुष्य के लिए जन्म से लेकर मरण तक बनी रहती है। वैयक्तिक संपत्ति का समर्थन अरस्तु कई दृष्टिकोणों से उचित ठहराता है। वह कहता है कि संपत्ति का आकर्षण या संपत्ति अर्जित करने का जो आकर्षण है वह व्यक्ति को कठिन से कठिन श्रम करने के लिए प्रेरित करता है। इससे व्यक्ति स्वयं का ही नहीं समाज में भी समृद्धि लाता है या समाज में समृद्धि लाने में भी सहायक साबित होता है। वह वैयक्तिक आधार पर संपत्ति के कारण को स्वयं ही सुरक्षित अनुभव नहीं करेगा, बल्कि एक सद्गुणी जीवन व्यतीत करने में भी स्वयं को समर्थ अनुभव करेगा। संपत्ति प्रेम मनुष्य को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संतुष्टि देता है तथा हर एक नागरिक के रूप में राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वाह के लिए भी उसे प्रेरित करेगा। अरस्तु वैयक्तिक संपत्ति के समर्थन में ये तर्क देता है कि व्यक्ति और राज्य दोनों के विकास के लिए संपत्ति अनिवार्य है। लेकिन अरस्तु वैयक्तिक संपत्ति का समर्थन साध्य के रूप में नहीं करता है, एक साधन के रूप में करता है। वह असीमित संपत्ति के संग्रह को वर्जित कर देता है। वह इस आधार पर यह प्रतिपादित करता है कि वैयक्तिक संपत्ति जरूरी होते हुए भी एक परिवार के पास उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि उसके समुचित जीवन यापन के लिए जरूरी है, उतना ही उसे संग्रह करना चाहिए। अरस्तु के इस कथन को और स्पष्ट करते हुए फॉस्टर कहता है कि अपना कार्य करने के लिए हथौड़ा कितना भारी होना चाहिए यह एक लुहार अच्छी तरह से समझता है कि वह अपने हथौड़े का वजन कितना भारी रखेगा। यदि वह कम रखेगा तो जो काम वह हथौड़े से लेना चाहता है वह नहीं कर पाएगा, वह नहीं ले पाएगा। यदि वह ज़्यादा रखता है
तो वह हथौड़े को चला ही नहीं पाएगा। इसलिए वह इस धन संपत्ति की संग्रह को लोहार के हथौड़े से तुलना करते हुए वह कहते हैं कि जिस तरह से लोहार अपने हथौड़े के वजन की सीमा को अच्छी तरह समझता है कि उसका हथौड़ा कितना भारी होना चाहिए, उसी तरह से व्यक्ति को संपत्ति संग्रह की सीमाओं को समझना चाहिए और यही उसके श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए जरूरी तथ्य है। यदि वह ज़्यादा संपत्ति का संग्रह कर लेता है तो उसका दुष्परिणाम यह होता है कि उसके कार्य उसे सामाजिक पतन की ओर वह कई तरह के अभिमान, कई तरह के व्यसनों से ग्रसित हो जाता है तथा उसका सामाजिक पतन होने लगता है। और यदि उसके पास संपत्ति अब उसकी ज़रूरत से कम है तो वह अपनी आवश्यकताओं को भली भांति पूरा नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यकता से अधिक संपत्ति के संग्रह को वह वर्जित करते हैं, आवश्यकता के अनुरूप संपत्ति को वर्जित नहीं करते। संपत्ति का वर्णन करते हुए वह संपत्ति को दो भागों में बांटते हैं, एक सजीव संपत्ति, दूसरा निर्जीव संपत्ति। निर्जीव संपत्ति के अंतर्गत वह मकान, खेत या अन्य जो टूल्स है, औजार है, उन सभी को रखते हैं, जबकि सजीव संपत्ति के अंतर्गत दास दासियों को रखते हैं। संपत्ति अर्जन के तरीकों पर विचार करते हुए भी अरस्तु कहते हैं कि दो तरीके संपत्ति अर्जित करने के हो सकते हैं। पहला प्राकृतिक उपाय, दूसरा अप्राकृतिक उपाय। प्राकृतिक उपाय के अनुसार मनुष्य प्रकृति की सहायता लेकर अपने श्रम द्वारा संपत्ति अर्जित करता है। कृषि और पशुपालन द्वारा किया गया जो संपत्ति अर्जन है वह इसी प्राकृतिक उपाय के अंतर्गत आता है। दूसरा अप्राकृतिक उपाय, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इस तरीके से संपत्ति अर्जित करने के लिए मनुष्य प्रकृति से कोई मदद नहीं लेता है। यह उपाय धन से धन कमाने का उपाय है जो मनुष्य के शोषण पर आधारित है। उदाहरण के लिए ऋण के माध्यम से ब्याज कमाना या व्यापार करके धन अर्जित करना। अरस्तु के अनुसार यह पूर्णतः अप्राकृतिक और घृणित उपाय है। यह मनुष्य चरित्र में सद्गुण के स्थान पर दुर्गुण उत्पन्न करता है। यह मनुष्य की मानसिक विकृति का परिणाम है जो दूसरे मनुष्य की विवशता, दरिद्रता आदि का लाभ उठाकर एक मनुष्य धन उपार्जित करने के लिए कार्य करता है। अरस्तु इस उपाय की आलोचना करते हैं, भर्त्सना करते हैं और कहते हैं धन कमाने के उपायों में ब्याज के माध्यम से धन कमाना सबसे निकृष्ट उपाय है, क्योंकि इसके माध्यम से गरीबी और बेबसी का लाभ उठाकर धन से अधिक धन पैदा किया जाता है। अतः अरस्तु के अनुसार यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए इसे त्याग देना चाहिए। संपत्ति के स्वामित्व पर विचार करते हुए अरस्तु ने 3 सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। पहला कहते हैं कि संपत्ति का सार्वजनिक स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग। दूसरा, यानी पहला हो गया संपत्ति का सार्वजनिक स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग। जो सार्वजनिक स्वामित्व में संपत्ति है उसका उपभोग भी सार्वजनिक रूप में ही किया जाना चाहिए। दूसरा, संपत्ति का सार्वजनिक स्वामित्व और व्यक्तिगत उपभोग।
और तीसरा संपत्ति का वैयक्तिक स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग। तो इनमें जो है प्रथम दो सिद्धांतों के तुलना में वह तीसरे सिद्धांतों का समर्थन करते हैं और उसे सबसे उत्तम सिद्धांत बताते हैं। संपत्ति के स्वामित्व का सबसे अच्छा सिद्धांत है कि संपत्ति वैयक्तिक हो लेकिन उसका उपभोग सार्वजनिक हो। इस तरह अरस्तु संपत्ति के स्वामित्व की यह व्यवस्था करके साम्यवाद और व्यक्तिवाद के मध्य का मार्ग ग्रहण करता है और दोनों विचारधाराओं की बुराइयों से बचते हुए उसका लाभ उठाना चाहता है। उसकी मान्यता है कि यदि संपत्ति का इस तरह प्रयोग किया गया तो एक तरफ इससे व्यक्ति में नैतिक गुणों का विकास होगा, दूसरी तरफ सामाजिक व्यवस्था भी श्रेष्ठ और आदर्श बन सकेगी। संपत्ति का समानीकरण। अरस्तु व्यक्ति और राज्य दोनों के आदर्श विकास को ध्यान में रखकर संपत्ति के समानीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और कहता है कि इस दृष्टि से हमें मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। गोल्डन ऑफ मीन, थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन। जैसा कि हम अरस्तु के बारे में जानते हैं कि अरस्तु का जो सिद्धांत है, जो विचार है, वो हर जगह मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए दिखाई देते हैं। इस दृष्टि से वो कहते हैं कि व्यक्ति के पास आवश्यकता से कम और आवश्यकता से अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता से कम होगी तो वह व्यक्ति दरिद्रता का जीवन व्यतीत करेगा और आवश्यकता से अधिक होगी तो वह विलासिता से युक्त होकर विलासी हो जाएगा और संयमी और सद्गुणी जीवन का व्यतीत सद्गुणी और संयमित जीवन व्यतीत करने में अक्षम हो जाएगा। यही सिद्धांत वह राज्य पर भी लागू करता है और कहता है कि राज्य की संपत्ति भी उतनी ही होनी चाहिए जिससे वह अपने नागरिकों को श्रेष्ठ एवं सद्गुणी जीवन व्यतीत करने के साधन और अवसर प्रदान कर सके तथा उसकी बाह्य आक्रमणों से रक्षा कर सके। राज्य न तो ज़्यादा धनी होना चाहिए और न ही ज़्यादा गरीब होना चाहिए। ज़्यादा गरीब होगा तो उससे भी उसके नागरिक जो है अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने से वंचित रह जाएंगे और यदि ज़्यादा अमीर हो जाएगा तो वह अपनी संपत्ति के बल पर दूसरे राज्यों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहेगा और इस तरह से वह एक अच्छे राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा। इस दृष्टि से अरस्तु आगे कहता है कि संपत्ति की दृष्टि से अपनी ऐसी मध्यम श्रेणी बनाए रखने के लिए राज्य को अपनी जनसंख्या पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। उसे आवश्यकता से न तो अधिक और न तो कम होने देना चाहिए। बिना जनसंख्या नियंत्रण के आर्थिक समानीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करना कठिन ही नहीं असंभव भी है। अरस्तु जनसंख्या के मामले में भी मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हैं और कहते हैं कि जनसंख्या न तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और न तो बहुत कम होनी चाहिए। अरस्तु के ये संपत्ति सिद्धांत की आलोचना कई आधारों पर की गई है। सबसे पहले ये कहा गया कि अरस्तु का संपत्ति का जो स्वामित्व और उपभोग का सिद्धांत है वह व्यवहारिक नहीं है। आलोचकों का कहना है कि अरस्तु का संपत्ति का वैयक्तिक स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह न चाहेगा कि वह जिस संपत्ति को उसने अपने खून पसीना बहाकर अर्जन किया है उसका उपभोग वह नहीं बल्कि संपूर्ण समाज करे। व्यक्ति अपनी संपत्ति का कुछ अंश दान धर्म के लिए निकाल सकता है लेकिन संपूर्ण संपत्ति को इस प्रयोग के लिए स्वेच्छा से समर्पित नहीं कर सकता है। अपवादों को छोड़ करके कुछ लोग अपवाद हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम लोग अपनी मेहनत से अर्जित संपत्ति का उपभोग स्वयं करना चाहते हैं या अपने बच्चों के लिए छोड़ना चाहते हैं।
दूसरा, इसकी आलोचना किया जाता है कि संपत्ति पर वैयक्तिक स्वामित्व मनुष्य में स्वार्थ भावना को पैदा करेगा और इस सिद्धांत का अनुसरण करके वह स्वेच्छा से सद्गुणी और परोपकारी होने की जगह पर संपत्ति के लिए स्वार्थी बन जाएगा और उसका उपभोग वह स्वयं के स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही अधिक से अधिक करेगा। फिर वो आगे एक और आलोचना इसकी की जाती है और कहा जाता है कि व्यक्ति जो श्रम करके संपत्ति अर्जित करता है उसका उपभोग करने का अधिकार सभी को प्राप्त होगा, तो वह संपत्ति अर्जन हेतु उसका कठोर परिश्रम नहीं करेगा। जब तक उसे ये न पता हो, जब तक ये बात न लागू हो कि उसके द्वारा अर्जित संपत्ति का उपभोग वह स्वयं करेगा, तब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा। इसकी आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि पूंजी निर्माण में ब्याज के महत्व को वह निकृष्ट माध्यम बताता है, जबकि पूंजी निर्माण में ब्याज का महत्व बहुत अधिक है। प्राचीन समय में भी पूंजी पर ब्याज कमाने और इस तरह की वृद्धि करने की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ज़्यादातर व्यवसाय जो है इसी पूंजी के आधार पर संपन्न किए जाते हैं। यह प्रथा आज भी जारी है। तो इस प्रकार अरस्तु द्वारा जो संपत्ति के संबंध में विचार व्यक्त किया गया है, कुछ आलोचनाओं के बावजूद उसका विचार उत्तम विचार है और वह इस संबंध में भी मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है, जो कि काफ़ी